आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन के बारे में हम लोगों को बताना है और उसका एक एग्जाम्पल भी हम लोगों को देना है। तो देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बिंदु कोई रेखा हो, उसमें बिंदु एक उस रेखा का बहुत सूक्ष्म पार्ट होता है। तो इसी प्रकार से बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब है कि क्रोमोसोम में कोई एक छोटा सा भाग होगा जिसमें परिवर्तन होगा। तो कह रहा है डीएनए के किसी एक क्षार युग्म यानी बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाला परिवर्तन बिंदु परिवर्तन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे डीएनए में एक छोटा सा पार्ट में बेस पेयर यानी क्षार युग्म होता है। तो उसके न्यूक्लियोटाइड के क्रम में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसके कारण जो बदलाव देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम बिंदु परिवर्तन कहते हैं। और सिकिल सेल एनीमिया यानी हंसियाकार कोशिका रक्तता, इसके बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। कह रहा है वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सटन और बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो इसको आप लोग याद रखिए, सटन और बावेरी इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। और ये डायरेक्ट आपके नीट में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था। तो हमारा आंसर होता है सटन एंड बावेरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। अब देखिए इसमें सटन एंड बावेरी में यहाँ पर आंसर है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मुख्य भूमिका सटन की ही है, ये बात ध्यान रखना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने में सटन की ही मुख्य भूमिका है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंग्लिश की बुक में देखिए सटन एंड बावेरी है, 1902 ईस्वी में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किन्हीं दो अलिंग सूत्री अनुवांशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख कीजिए। तो अलिंग सूत्री मतलब ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर हैं, हमें जो क्रोमोसोम है उनमें 22 जोड़े ऑटोसोम हैं और एक जोड़ा लास्ट वाला पुरुष में XY स्त्री में XX, ये हमारे एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम है। तो जो 22 जोड़े एक ही तरह के हैं जिनको ऑटोसोम कहते हैं, तो उनमें जो गड़बड़ी से डिसऑर्डर यानी विकार उत्पन्न होते हैं जीवन में, तो उनके बारे में हमको बताना है कि कौन कौन से ऐसे विकार हैं। तो एनसीईआरटी में हमने विस्तार से पढ़ा है, इसलिए थोड़ा जल्दी से हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए, कह रहा है शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के प्रत्येक क्षण पर एंजाइम नियंत्रण रखते हैं। पूर्ण प्रक्रिया में कहीं भी एक एंजाइम के बदल जाने या एंजाइम का निर्माण न होने की दिशा में कोई न कोई व्यतिक्रम यानी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई एंजाइमेटिक प्रॉब्लम, एंजाइम के ना बनने या उसमें कुछ बदलाव हो जाने के कारण हमारे शरीर में कोई न कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। बीडल तथा टाटम के एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना यानी 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बीडल और टाटम ने दिया था। तो बीडल और टाटम 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट के पश्चात यह निश्चित हो गया कि अनेक रोग जीन व्युत्क्रम यानी जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन व्यतिक्रम यानी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होते हैं। तो ध्यान दीजिए, बीडल और टाटम ने हमको एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था और इससे पता चलता है
कि बहुत सारी ऐसी विकृतियां हैं, डिसऑर्डर हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, जिनका संबंध एंजाइम में परिवर्तन या उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण होता है। तो मानव में होने वाले ऐसे कुछ एंजाइम कुछ रोग निम्नलिखित। तो एंजाइम में गड़बड़ी या एंजाइम का न निर्माण होने के कारण मनुष्य में जो समस्याएं या डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, उनमें से कुछ हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है हमारा सिकल सेल एनीमिया, जिसको दात्र कोशिका रक्तता हिंदी में बोलते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि एक मनुष्य में एक अप्रभावी जीन के होने वाला रोग है। तो ध्यान दीजिए कि जो मनुष्य में ये रोग होता है, इसमें एक रिसेसिव जीन की मुख्य भूमिका है। डोमिनेंट नहीं, प्रभावी नहीं, अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। तो ध्यान दीजिए, ये जो बीमारी है ये हमारी अप्रभावी जीन के कारण होती है। कह रहा है जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी यानी HbHb अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पीछे से पढ़ते चले आए हैं कि अप्रभावी लक्षण तभी प्रकट होता है जब उसमें दोनों अप्रभावी वाले जीन होते हैं, और प्रभावी लक्षण किसी एक जीन के भी होने पर प्रकट होता है। तो वही कह रहा है कि जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी यानी होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी, या होमोगैमिटी कह सकते हैं, HbHb अवस्था में होती है। होमोजाइगस कहेंगे समयुग्मनजी, ना कि समयुग्मकी। ध्यान दीजिए, क्योंकि डबल है, युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक ही जो है जीन जाती है, तो असामान्य हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तो अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड का स्थान वायलिन अमीनो एसिड ले लेता है। तो ध्यान दीजिए, जो बीटा श्रृंखला होती है हमारी, उसमें ग्लूटामिक एसिड का स्थान कौन ले लेता है? वायलिन ले लेती है। तो ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वायलिन आ जाती है। तो ये हमारी बीटा श्रृंखला में ऐसा होता है। तो इस बीमारी को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता तथा लाल रुधिर हाशिए के आकार के हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अब जो असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है, ये उतना अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाता है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पूरे शरीर की एक एक सेल तक पहुंचाना। तो वो काम अब अच्छे से नहीं हो पाता है, और क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो जैसे गुब्बारा है, उसमें हवा भर दी जाए, हवा अगर कम हो जाए तो सिकुड़ने लगता है। तो उसी प्रकार जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो जो RBC है हमारी, वो हाशिए के आकार की हो जाती है, यानी सिकल शेप हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में घातक एनीमिया हो जाती है। तो ध्यान दीजिए कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये हमारा एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है। तो जाहिर सी बात है कि एनीमिया मतलब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, इसलिए इनमें घातक एनीमिया हो जाती है। इस बात को हमें ध्यान देना। कह रहा है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इतना घातक हो जाता है, जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ घातक है तो हमारे जीवन के लिए खतरा है। तो इतना खतरनाक हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विषम युग्मकी व्यक्ति सामान्य होते हैं, किंतु ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इनके लाल रुधिराणु हाशिए के आकार के हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो विषम युग्मनजी हैं यानी हेट्रोजाइगस हैं, तो उनमें एक प्रभावी जीन होगा, तो जाहिर सी बात है एक डोमिनेंट होगा। तो व्यक्ति देखने में तो सामान्य लगेगा, लेकिन उसमें भी खून की कमी रहेगी, उसमें भी लाल रुधिराणु या RBC जो होंगे हाशिए के आकार के होंगे, आंशिक दाब कम होगा, लेकिन व्यक्ति देखने में सामान्य दिखेगा। HbA जीन सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए है तथा HbS जीन दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए है। तो ध्यान दीजिए कि जो HbA जीन है हमारी,
ये सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए है। और जो HbS है, S का मतलब सिकल सेल, तो HbS हमारी असामान्य यानी हाशियाकार जो RBC हो जाती है उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये फिगर बना करके हमको दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए HbA HbS है, इसका मतलब ये है कि हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल। जैसी बात है, एक HbA है एक HbS है। चूँकि अप्रभावी जीन के कारण सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती है, तो कोई अगर एक दूसरा रहेगा तो उस चूँकि ये अप्रभावी के कारण है तो फिर वो व्यक्ति सामान्य होगा। तो देखिए, चूँकि HbS के साथ एक HbA है, तो इस वजह से ये जो महिला है ये नॉर्मल है, हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल लिखा है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होगा, तो गैमीट बनेंगे। अब गैमीट में दो प्रकार के ओवा और स्पर्म बनते हैं, तो फीमेल में ओवम और पुरुष में स्पर्म बनेंगे। तो यहाँ पे ओवम बन रहे हैं, तो ये अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधे चले जाएंगे इधर आधे इधर, तो HbA और HbS हो जाएंगे। इसी प्रकार HbA HbS हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल में। अब इसमें भी एक HbA है, तो जाहिर सी बात है कि चूँकि अप्रभावी यानी रिसेसिव डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक HbA है, तो HbS अपना प्रभाव सामान्य तौर पर देखने में नज़र नहीं आएगा, उसका प्रभाव यानी जो मेल होगा वो देखने में नॉर्मल दिखेगा। अब इसमें भी मियोसिस होगा, तो HbA और HbS दो गैमीट बनेंगे या स्पर्म कह सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि अब इनका HbA HbS HbA HbS इधर ओवम है इधर स्पर्म है, इनका दोनों का क्रॉस कराएंगे तो HbA HbA तो ये नॉर्मल हो जाएगा। HbA HbS तो हेट्रोजाइगस होगा लेकिन देखने में नॉर्मल दिखेगा। इधर HbA HbS हेट्रोजाइगस हो जाएगा, इधर HbS HbS दोनों आ जाएंगे, तो HbS HbS तो यह सिकल सेल एनीमिया दिखाई देगी हमको। तो जाहिर सी बात है रिसेसिव के कारण है, अप्रभावी के कारण है, तो HbS के अलावा कोई भी एक अगर दूसरा होगा तो HbS का प्रभाव दिखेगा नहीं, वो व्यक्ति नॉर्मल दिखेगा। तो इस प्रकार से फिगर बना दिया गया। तो बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा दूसरे नंबर पर फिनाइल कीटोनूरिया। सारी चीज़ें हम लोग NCERT में पढ़ चुके हैं और केवल अब रिवीजन हो रहा है। तो फिनाइल कीटोनूरिया यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए, यह रोग भी हमारा रिसेसिव जीन के कारण होता है। इस लक्षण का अध्ययन सर्वप्रथम सर आर्चीबाल्ड गैरेट ने किया था। तो इस लक्षण का अध्ययन सबसे पहले सर आर्चीबाल्ड गैरेट ने किया था। फिनाइल एनिलीन अमीनो अम्ल का उपयोग अनेक उपापचयी पथ यानी मेटाबॉलिक पाथवे में होता है। प्रत्येक पथ में अनेक एंजाइम भाग लेते हैं। किसी भी एक एंजाइम का निर्माण न होने से वो पथ पूर्ण नहीं हो पाता, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि फिनाइल एनिलीन नामक एक अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और ये एक मेटाबॉलिक पाथवे को प्रभावित करता है। तो जाहिर सी बात है कि फिनाइल एनिलीन का निर्माण अगर उस एंजाइम का ना हो पाए जिसके कारण फिनाइल एनिलीन बनता है तो पथ पूर्ण नहीं हो पाता, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एनिलीन से टायरोसिन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण रुधिर में फिनाइल एनिलीन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इस कारण इसका स्राव मूत्र में भी होने लगता है। तो ध्यान दीजिए, एक अप्रभावी जीन होती है, उस अप्रभावी जीन का काम क्या होता है कि वो फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में बदल देती है। लेकिन जब उस एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है तो टायरोसिन में नहीं बदल पाता है फिनाइल एनिलीन, जिससे वो हमारे ब्लड में पड़ा रहता है और पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि मूत्र में हमारे फिनाइल एनिलीन का स्राव होने लगता है।
इस अवस्था को फिनाइल कीटोनूरिया या पीकेयू कहते हैं। तो यूरिया हमारी पेशाब से छन के जाती है, तो पेशाब से संबंधित चूँकि ये बीमारी है इसलिए इसका नाम भी फिनाइल कीटोनूरिया रखा गया है, या शार्ट भाषा में पीकेयू कहते हैं। ऐसे बालकों में मस्तिष्क अल्प विकसित रह जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसे जो बच्चे होते हैं इनका मस्तिष्क अच्छे से नहीं विकसित हो पाता और आईक्यू का स्तर सामान्यतः 20 से कम रहता है। तो बहुत बड़ी समस्या है कि फिनाइल कीटोनूरिया में जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से विकृत या कमज़ोर होते हैं, क्योंकि इनमें आईक्यू का स्तर 20 से ही कम रह जाता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब देखिए आगे देखते हैं, तो इसी में हम लोग देखते हैं कि ये प्रोटीन है। तो फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बन जाता है। एक एंजाइम होता है, बाइजीन एंजाइम के द्वारा बनता है, और प्रोटीन कह सकते हैं क्योंकि प्रोटीन और एंजाइम लगभग एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। तो वो एंजाइम या प्रोटीन जो होती है वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में हमारे बदल देती है। तो फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेटेड इन ब्लड एंड एक्सट्रेंड इन यूरिन। फिनाइल कीटोनूरिया इसको बोलते हैं। म्यूटेंट जीन पी होती है, तो जब इस जीन में जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन बना रहा है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, तो म्यूटेंट जीन जो पी बन जाती है। पी इसलिए दिया गया नाम क्योंकि फिनाइल कीटोनूरिया में पी पहले आता है या फिनाइल एलेनिन में पी पहले आता है। तो जब फिनाइल एलेनिन नहीं बन पाता है टायरोसिन में तो फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड में, यानी खून में इकट्ठा हो जाता है और एक्सट्रैक्टेड इन यूरिन और पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। इसी अवस्था को हम फिनाइल कीटोनूरिया बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें समझना है और समझ के हम लोगों को इनका अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन थे हमारे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर हमारा कुल मिला के ख़त्म होता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।